हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक, मतलब जिसमें हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही आज कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू किसका, वैल्यू ऑफ, हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ ये जो हमने आपको कहा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एक बार ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और एक बार टेट्राहेड्रल में। तो आज हमें कैलकुलेट यही करना है कि वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो या टेट्राहेड्रल फील्ड हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग लेते हैं। पहले हम लेते हैं इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हो या ऑक्टाहेड्रल फील्ड में को हो। तो यहाँ पे डेल्टा ओ हमें निकालना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू किस में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। यहाँ देखना, जैसे हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आएगा तो दो सेट में बढ़ जाएगा। याद करो हमने क्या सिखाया था आपको कि चूँकि डी ऑर्बिटल में 5 घर होता है, ठीक है, जिसमें 3 आपका नॉन एक्सियल है और 2 एक्सियल है। तो यहाँ पे क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हर लिगेंड अलोंग दी एक्सिस आता था, तो जो एक्सियल वाले है उसके साथ रिपल्सन ज़्यादा। एक्सियल वाला कौन था, ईजी, यानी 2 जो ऑर्बिटल था ईजी उसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा, और 3 जो था T2G, 3 जो था T2G इसके साथ रिपल्सन मतलब कम नहीं, यानी कि ये क्या होगा कि इसकी एनर्जी नीचे चली गई। T2G का एनर्जी इसलिए नीचे गया क्योंकि इसके साथ कोई रिपल्सन नहीं था, और इसके साथ रिपल्सन होने के कारण यहाँ क्या हो गया, एनर्जी ज़्यादा। किसका, Eg का एनर्जी ज़्यादा और T2G का एनर्जी कम। फिर से समझो, Eg कैसा था, एक्सियल, तो इस इधर मान लो इसके अलोंग अगर Eg ऑर्बिटल है, लिगेंड भी इधर से ही अप्रोच कर रहा है, तो इन दोनों में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होने के कारण इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। इसी को हमने कहा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना है। हम आपको क्या सिखाए थे, चलो याद करो। हम आपको कहे थे ये आपका मीन एनर्जी लेवल है, मीन एनर्जी से ये कितना नीचे गया और ये कितना ऊपर गया, आपको ये याद रखना है। कैसे याद होगा, 3 नीचे गया तो इसको लिख दो 2/5, किस टोटल कितना था, डेल्टा ओ। ऊपर में 2 गया तो यहाँ लिख दो 3/5 डेल्टा ओ। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 और इसको हम लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखो क्रिस्टल फील्ड, इसको हम नीचे लिख देते हैं, पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। देखो कैसे निकालते हैं, कहीं भी मान लो, जैसे मैथमेटिक्स में जो ग्राफ खींचते हो जिसको ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन से जब नीचे जाते हो वाई एक्सिस में तो निगेटिव, ऊपर आते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ओरिजिन पे हम 0 मान के चलते हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है। यहाँ देखो नीचे में कितना है, 0.4, कितना है 0.4, तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें, T2G में, प्लस ऊपर वाला ये ओरिजिन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +0.6, इसको ऐसे कर दो, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। देखो बेटा यही चीज़ है जो कि नहीं समझ में आता है, कब प्लस ले लिया और कब माइनस। तो देखो यहाँ पे कैसे, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखा रहता है, शॉर्ट में लिखा रहता है n इंटू, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, T2G में। हमें पता है कि T2G नीचे है तो ये वाला माइनस होगा, यानी देखो कैसे लिखा रहता है, -0.4 इंटू n किसका, T2G का। आगे बोलो प्लस, ऊपर वाला भी पॉजिटिव होगा तो +0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, Eg में। तो इस तरह से शॉर्ट फार्मूला आपको लिखा रहता है, और ये जो टोटल वैल्यू आएगा ये किस में आएगा, डेल्टा में, किस में आएगा, डेल्टा ओ में। और डेल्टा ओ का वैल्यू जितना आएगा उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो किस में आ जाएगा, DQ में। फिर से सुनो, डी ऑर्बिटल कितना था, 5, 2 सेट में बटा। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमें पता है कि लिगेंड कैसे आता था, अलोंग दी एक्सिस, तो जो एक्सिस के अलोंग होगा जो भी ऑर्बिटल उसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी स्टेट ज़्यादा हो गई, किसकी, Eg की, और T2G की क्या हो गई, कम। इसी के बीच का जो एनर्जी गैप था उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यही वैल्यू हमें निकालना है। तो हम क्या कहें, इसको मान लो मीन ओरिजिन, तो नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस। याद कैसे रखना है, जहाँ 3 है वहाँ 2/5, जहाँ 2 है वहाँ 3/5, तो ये प्लस में हो जाएगा 0.6 और ये माइनस में हो जाएगा 0.4। तो देखो कैसे निकाले, -0.4 किसके साथ,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, T2G में। अब ऊपर आओ प्लस, तो प्लस 0.6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, Eg में। बस इसी को आप लिख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। शायद ये क्लियर हो गया होगा, शायद ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलो अब हम आते हैं इसी को दूसरा पार्ट लेते हैं जिसमें हमें करना है डील टेट्राहेड्रल फील्ड में। अब कहता है टेट्राहेड्रल फील्ड में बताओ, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में तो इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। अब आप ही बताओ, चेक करके बताना, हमने आपको क्या सिखाया था, टेट्राहेड्रल फील्ड में एक्सिस के अलोंग नहीं आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है तो जो नॉन एक्सियल वाला होगा, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स ये वाला और ये वाई है, और मेरा लिगेंड इस तरह से आ रहा है बीच में, तो जो नॉन एक्सिस में होगा उसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा। बोलो नॉन एक्सियल वाला कौन होता था, नॉन एक्सियल वाला आपका होता था, बोलो कौन कौन, ये होता था नॉन एक्सियल वाला Eg। तो Eg का रिपल्सन अब ज़्यादा हो गया, सॉरी नॉन एक्सियल वाला होता था T2G, नॉन एक्सियल वाला कौन होता था, T2G, तो इसका रिपल्सन ज़्यादा हो गया। और Eg वाला जो है, Eg वाला जो है यानी कि जो अलोंग दी एक्सिस है उसका रिपल्सन क्या हो गया, कम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो एनर्जी गैप मिला T2G और Eg के विषय में उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा टी। अब बोलोगे सब लोग हमने कैसे सिखाया है, फिर से बोलना। ये कौन सा फील्ड है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, नॉन एक्सियल में जो लिगेंड चूंकि अप्रोच कर रहा है तो जो नॉन एक्सिस वाला होगा उसके साथ रिपल्सन ज़्यादा। तो नॉन एक्सियल में कौन होता है, T2G, और एक्सियल में कौन होता है, Eg। तो अब T2G के साथ रिपल्सन ज़्यादा है, Eg के साथ रिपल्सन कम है, इसके बीच का जो एनर्जी गैप आया दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन किस में, टेट्राहेड्रल में। फिर से बोलो, जहाँ 2 है वहाँ 3/5, जहाँ 3 है वहाँ 2/5, तो यहाँ हो जाएगा 0.4, यहाँ हो जाएगा 0.6। अब यहाँ देखना, अब क्या करोगे, नीचे में कौन 0.6, तो -0.6, ये हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे में देखो कौन है, Eg, तो यहाँ पे अब आएगा लिखाएगा Eg, और ऊपर में कितना होगा 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, अब यहाँ लिखाएगा आपका T2G, ये कितना आएगा टोटल, डेल्टा टी। तो बोलो फिर से, डेल्टा टी का हमने कैसे बताया, चलना फिर से एक बार बताओ, फिर से बोलो। ये ओरिजिन है, नीचे कौन है, Eg, 2 है तो 3/5 यानी 0.6, तो -0.6, नीचे वाला है माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, Eg में। अब ऊपर वाला हो प्लस 0.4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, T2G में। बस इसी को आपको डेल्टा टी लिखना था, तो क्या करना था, नीचे वाला माइनस, बोलो कितना, -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, Eg में, प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, T2G में। बस इतना ही आपको बैठाना है, ये किस में आ जाएगा, डेल्टा टी में। ये क्लियर हुआ, ये शायद क्लियर हुआ, हम आपको एग्जाम्पल से लेके चलेंगे अभी, तब आपको शायद और अच्छे से समझ में आएगा। बेटा वही कंसेप्ट है, वही दिमाग में रखो कि टेट्राहेड्रल फील्ड में लिगेंड कैसे आ रहा था, ऑक्टाहेड्रल में कैसे आ रहा था। फिर से बोलो, ऑक्टाहेड्रल में क्या हुआ था, अलोंग दी एक्सिस, तो एक्सिस वाले के साथ रिपल्सन ज़्यादा, तो Eg कहाँ था, ऊपर। टेट्राहेड्रल में क्या हुआ, इन बिटवीन दी एक्सिस, तो नॉन एक्सियल जब अप्रोच कर रहा है तो इसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा। बिटवीन दी एक्सिस में कौन होता है, T2G, तो T2G यहाँ पे ऊपर होगा किस में, टेट्राहेड्रल में। तो एकदम कंसेप्ट दिमाग में रखो, एकदम क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसमें हमें जानना है मीन पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी में कंपेयर करके लिगेंड को पहचानना है कि लिगेंड मेरा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसके बेसिस पे आपको एक सीरीज़ बनाया गया, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। चलिए ओके, हमने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट ये है मेरा मीन पेयरिंग एनर्जी, मीन पेयरिंग एनर्जी। इसको देखो P या पाई से लिखा जाता है। देखो ये होता क्या है, तो ये वो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय
एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, बस इतना कर दो, इन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में कितना एनर्जी चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी दैट इज कॉल्ड मीन पेयरिंग एनर्जी, इसको पी से या पाई से लिखा रहता है। अब बोलो, ये मेरा, ये जो हमने बोला मीन पेयरिंग एनर्जी, मीन पे, तो इसका जो नोटेशन होता है मीन पेयरिंग एनर्जी का, इसका नोटेशन होता है पी से। दूसरा हमने आपको बताया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये क्या था, ये था आपका, ये वो एनर्जी था, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय, या स्प्लिटिंग एनर्जी कह सकते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी प्रोवाइडेड बाय लिगेंड, जो कि लिगेंड के कारण आपको वो एनर्जी जो प्रोवाइड किया गया था ऑर्बिटल को, जिसके कारण ऑर्बिटल दो हिस्से में बट गया था। तो यहाँ देखो, यहाँ दो चीज़ एकदम क्लियर करो, ये P क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का मिनिमम एनर्जी, ठीक है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर अप। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, जिसको डेल्टा टी या फिर डेल्टा ओ से लिखा जाता है, ये क्या है, ये है आपका वो एनर्जी जो कि लिगेंड देता है किसको, उस डी ऑर्बिटल को तोड़ने के लिए। ऐसे समझो, मान लो कोई सामान का दाम मान लो 50 रुपया है, ठीक है, तो अगर आपके पास 50 रुपया होगा तो वो सामान खरीद पाओगे, 50 से ज़्यादा होगा तो भी खरीद लोगे, अगर 50 से कम हुआ तो खरीद नहीं पाओगे। तो यही समझना, कोई लिगेंड के पास अगर इतना एनर्जी आ गया कि उसका वैल्यू क्या हो, P के बराबर या उससे ज़्यादा, तो वो पेयर अप करा देगा, अगर P से कम है तो वो पेयर अप नहीं कराएगा। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ, देन ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, इसका वैल्यू अगर P से ज़्यादा हो गया, यानी लिगेंड जो एनर्जी दे रहा है उसका वैल्यू अगर P से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा मेरा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो पाएगा बाय द लिगेंड, लिगेंड मेरा पेयरिंग करा पाएगा, वो धक्का दे करके उसको पेयर करा पाएगा। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू P से कम हो गया तो कह सकते हो कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड नहीं कर पाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द लिगेंड cannot takes place। ये कैसे होगा बेटा, तो कहता है यहाँ पे लिख दो, it takes place by Hooke's rule, by Hooke's rule। फिर से सुनना, हमने क्या कहा, फिर सुनो, मीन पेयरिंग एनर्जी को हमने किससे लिखा, P से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको या तो आप डेल्टा O कहो या डेल्टा T कहो, जैसे भी लिखा रहता हो, ये टेट्राहेड्रल में, ये ऑक्टाहेड्रल में, ये वो एनर्जी है जो कौन देता था, लिगेंड, जिसके कारण डी ऑर्बिटल दो सेट में बटा। सिंपल सा चीज़ है, अगर इसका वैल्यू P से ज़्यादा हो जाए तब पेयरिंग कौन करा सकेगा, लिगेंड, लिगेंड धक्का दे करके पेयर अप कराएगा। तो इस कंडीशन में जब धक्का देगा तो यहाँ पे आपका जो लिगेंड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जब ये पेयरिंग नहीं करा सकेगा, यानी P का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में वो लिगेंड मेरा कैसा होगा, वीक लिगेंड। अब सुनो, जितना भी लिगेंड पॉसिबल था सबको चेक किया गया और सबकी वैल्यू निकाली गई कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और सबको निकाल करके एक सीरीज में बैठाया गया और देखा गया उसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। जो एक पूरा का पूरा सीरीज बनाया गया किसके बेसिस पे, वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे। तो हमें पता चला कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है और कौन सा बॉर्डर लाइन लिगेंड है। तो कम से कम इतना ये सीरीज जानिए, क्योंकि इस साल 2020 में आपका एक नीट में एक क्वेश्चन था जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से क्वेश्चन था और जिसमें 4 ऑप्शन था, वो हम आपको डील करेंगे अभी। तो कहता है, हमने क्या कहा आपको कि इसके वैल्यू के बेसिस पे, इसके वैल्यू के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जितना भी लिगेंड था सब लिगेंड को एक सीरीज में सजाया गया, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसी के बेसिस पे निकाला गया कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन सा वीक है। तो क्या कर सकते हो, on the value of crystal field splitting energy, कह सकते हैं हम लोग crystal field splitting energy of all ligands
all ligands a series developed called स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा रखा है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जिसमें कम होगा वो कैसा होगा? वीक लिगेंड। वो क्या? तो अब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सजाते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सजाते हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले जैसे I माइनस, उससे स्ट्रॉन्ग Br माइनस, उसके बाद देखो SCN माइनस, उसके बाद है आपका Cl माइनस, उसके बाद है S2 माइनस, उसके बाद है F माइनस, उसके बाद है आपका OH माइनस, देन है ऑक्सालेट C2O4 पर 2 माइनस, देन है आपका H2O। ठीक है, H2O हो गया। इसके बाद है आपका NCS माइनस, देन EDTA, देन NH3, देन इथिलीन डायमीन, देन CN एंड देन CO। अब गौर से देखो हमने क्या बोला, सबसे वीक लिगेंड, ये सब आपका वीक लिगेंड में से आता है, ये सब आपका वीक लिगेंड है, ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आपको अनकंडीशनल जो हमने पढ़ाया था कि CO और CN मेरा कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बाकी गौर से देखो H2O से लेके NH3 तक, यानी OH माइनस से लेके NH3, ये सब बॉर्डर लाइन को मानते हैं, बॉर्डर लाइन को मानते हैं। तो ये सीरीज़ कभी आपको याद नहीं होता है। कैसे याद होगा? चलो इसका ट्रिक देखो बेटा, यही सब तो है जो कि आपको सीखना है। सुनो यार, कैसे ये सीरीज याद होगा? तो ऐसे याद रखना, फोन कॉल। ठीक है, क्या है ये? यहाँ देखो, इधर से इधर जा रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो है ये बढ़ रहा है। कहोगे ये क्या है? यहाँ देखो, लिगेंड हम किसे कहते थे? जिसमें कैपेसिटी होती थी किसी एक एटम को कि वो लोन पेयर को क्या कर सके? डोनेट कर सके। F बताओ, F किसको बताता है? F बताता है हैलोजन को, यानी X एटम यहाँ पे डोनर होगा। कौन होगा? X डोनर होगा। उससे स्ट्रांग में कौन होगा? ऑक्सीजन एटम डोनर होगा। उससे स्ट्रांग कौन होगा? तो नाइट्रोजन एटम डोनर होगा। और उससे भी स्ट्रांग कौन होगा? तो C से यहाँ याद रखिएगा कि कार्बन एटम यहाँ पे डोनर होगा। तो कार्बन डोनर होगा। एटम लिखा गया, यहाँ पे याद रखिएगा दिस इज डोनर, दीज ऑल आर डोनर। ओके, चलो इसको फिर से याद करो। हमने क्या कहा? फोन कॉल। F से क्या बोले बेटा? हैलोजन डोनर। O से क्या बोले? ऑक्सीजन डोनर। N से क्या बोले? नाइट्रोजन डोनर। C से क्या बोले? कार्बन डोनर। चलो हमने बोला इधर से इधर जा रहे हैं तो लिगेंड की जो ताकत है, वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। चेक करो, CN और CO में कौन डोनर है? कार्बन। इथिलीन डायमीन, ये अमोनिया, EDTA, NCS माइनस, सब में देखो कौन है डोनर मेरा? नाइट्रोजन। OH, C2O4 2 माइनस, H2O में डोनर कौन है? ऑक्सीजन। और इधर देख लो, इधर ये सब कौन है? हैलोजन या सूडो हैलोजन टाइप का है। हैलोजन या कौन है? सूडो हैलोजन। तो ये सब कौन हो गया? X माइनस। अब सुनो, इस साल का जो क्वेश्चन था, ये ट्रिक बेटा याद रखोगे, याद रहेगा। फ़ोन कॉल, मैं साइड आउट जा रहा हूँ, या तो बेटा इसे रोक करके अच्छे से लिख लेना, और लिख करके ये चीज़ याद करो। ये कभी नहीं याद होगा, और ऐसे भी हम भी नहीं कहते कि इसको एकदम मस्ट याद करो। ये चीज़ याद करो तो काम बन जाएगा। आप कहोगे सर 2020 का क्वेश्चन कैसे बनेगा? इस साल जो पूछा, अगर नहीं होता है तो एकदम, अब तो बेटा नेट का ज़माना है, हर चीज़ अवेलेबल है। और चूँकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो नेट क्वेश्चन अवेलेबल है, एकदम चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे, वहाँ पे ऑप्शन था कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड था, यही एक क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। हमें पता है इसमें 90% लोग गलती किए होंगे। वहाँ देखो क्या क्या था, F माइनस था, SCN माइनस था, SCN माइनस था, और एक था ऑक्सालेट C2O4 2 माइनस था, और एक था आपका CN। तो वो देखो, ये कार्बन डोनर है, नो डाउट, ये सबसे स्ट्रांग। उसके बाद ये C2O4 2 माइनस। अब सुनो, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है। हमने क्या बोला? हैलोजन में सबसे स्ट्रांग कौन होता है? F माइनस। ये सूडो हैलोजन टाइप का है,
ये सूडो हैलोजन टाइप का है तो SCN माइनस उससे कम होगा, फ्लोरीन से कम होगा। ये है आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। देखो बेटा थोड़ा सा अगर मेहनत कर लिए होते ना इस सीरीज़ पे भी तो एकदम ये क्वेश्चन सही सही बनता, और हमें पता है 90% लोग यहाँ पे गलती किए होंगे। फिर से सुनो, हैलोजन में भी स्ट्रॉन्ग कौन है? F माइनस। हो सकता है अगली बार आपको NCS माइनस दे दे यहाँ पे, यानी आइसोसाइनाइड वाला केस दे दे। यहाँ पे क्या है, ये थायोसाइनेटो है और अब क्या करेगा, आइसोथायोसाइनेटो दे देगा। तो अगर वो होगा तो वो कहाँ पे था, O से, ऑक्सीजन डोनर से ज़्यादा वहाँ पे नाइट्रोजन डोनर आ जाता है। तो वो चीज़ छोटा छोटा सा चीज़ याद रखिएगा, छोटा छोटा सा चीज़ याद रखिएगा बेटा। तो याद रखना हैलोजन या सूडो हैलोजन में कौन ज़्यादा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, फ्लोरीन वाला। तो फ्लोरीन वाला आगे था और ये मेरा कहाँ था, पीछे। तो ये क्वेश्चन था 2020 का, 2020 ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, जो 2-4 दिन पहले आपको देखने को मिला है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं आज के इस क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन पे अलग अलग हम लिगेंड लेंगे, अलग अलग कंडीशन लेंगे डी का और चेक। पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, जैसे हम आपको ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं D7। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और डेल्टा O निकालना है। कहता है लो स्पिन में है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना है। किस में, इन, देखो स्पिन कम है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में इतना ही लिख के छोड़ दे, लो स्पिन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो लो स्पिन का मतलब समझो, लो स्पिन कब होगा, जब स्पिन कम होगा, यानी पेयरिंग हुआ है। पेयरिंग कहाँ पे होगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो यानी ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेना है कि यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि किस में है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल में। तो ये मेंशन किया हुआ है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको दिमाग में देना है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कर। अगर ये लो स्पिन है, लो स्पिन मतलब वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर हाई स्पिन होगा तो कैसा होगा, वीक लिगेंड। तो ये स्पिन कब बढ़ेगा, जब पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। अगर पेयरिंग हो गया तो पेयरिंग होने के लिए कौन सा लिगेंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए। अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, D7 2 हिस्से में बटेगा। अब बोलो, सोचो, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सोचो, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एक्सियल आता था, तो जो एक्सिस के अलोंग होगा उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो रिपल्सन ज़्यादा किस में हो जाएगा, EG में। तो ऊपर कौन चला गया, EG, नीचे कौन आ गया, T2G। तो नीचे चला गया मेरा T2G। ठीक है, इतना क्लियर है। हमने बोला था ये जो स्प्लिटिंग होगा ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अब बोलो, ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से ये नीचे आया, नीचे कितना आया, 3। तो इसको लिखेंगे हम 2/5 यानी 0.4। ये ऊपर गया 2 तो इसको हम लिखेंगे 3/5 यानी 0.6। इतना क्लियर है। अब इसका कन्फिग्रेशन देखो, D7 का कन्फिग्रेशन किस में, लो स्पिन और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। देखो कैसे लिखा रहता है, यहाँ देखना कितना इलेक्ट्रॉन है मेरा पास, 7। चूँकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 बचा तो 1 यहाँ जाएगा। इसको देखोगे कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है T2G और यहाँ पे लिखा रहेगा EG। T2G में देखो तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6। तो या तो आपको ऐसे 6 1 लिखा रहेगा, या फिर देखोगे कहीं कहीं पे आपको और करके मैं लिख दूँ T2G ऐसे लिखा रहेगा, 2 2 2 और EG 1 ऐसे लिखा रहेगा। तो ये कन्फिग्रेशन देखो कैसे लिखा गया। फिर से बोलो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एनर्जी का डिफरेंस हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन था मेरे पास, 7 को भरना था। तो 1 2 3, चूँकि इतना गैप है कि अभी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, पहले इसको पेयर करेगा। तो 4 5 6 आ गया नीचे और 1 ऊपर। तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, EG में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। या फिर कहीं कहीं देखोगे इसको ऐसे लिखा रहता है T2G 2 2 2 यानी 2 2 2 और EG में कितना है, 1। शायद समझ में आया। अब यहाँ पे निकालते हैं हम डेल्टा O। हमने क्या सिखाया था, बोलो, जो नीचे है वो माइनस, तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इन, नीचे में कौन है बेटा, T2G, प्लस ऊपर वाला 0.6 इंटू n इन EG। बोलो ये किस में आएगा, डेल्टा O में।
तो बोलो यहाँ पे -0.4, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है T2G में 6 प्लस 0.6, ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, ये किस में आएगा बेटा डेल्टा O में। तो यहाँ कितना हो गया 2.4 माइनस में और 0.6 ये प्लस में, ठीक है डेल्टा O का। तो ये देखो तो कितना हो गया -1.8 डेल्टा O। हमने क्या कहा था, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो DQ में आ जाएगा, तो -18 DQ ये आ गया मेरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसका, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लो स्पिन है यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और किसके लिए आया D7 के लिए। ये शायद इस तरह से निकालने आपको सीखना पड़ेगा, इस तरह से निकालने आपको सीखना पड़ेगा। चलो फिर से एक बार बोलो, फिर से एक बार बोलोगे सब लोग। यहाँ देखना D7 था, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में था, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कहा 2 हिस्से में बांटा D को, कौन जाएगा ऊपर कौन जाएगा नीचे। जो एक्सिस के अलोंग था वो ऊपर जाएगा, यानी ऊपर कौन चला गया Eg, नीचे कौन आ गया T2G, ठीक है। तो 3 घर नीचे है तो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर अपने आप नहीं जा सकता है। अब बोलो यहाँ पे, अब क्या होगा कि मेरा जो T2G है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहा, तो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। आपको देखिएगा क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो ये वाला भी आपको कन्फिग्रेशन मिलेगा, और डेल्टा O भी निकाला हुआ होगा। कैसे निकालेंगे बोलो, यहाँ पे क्या सिखाया था, जहाँ 3 ऑर्बिटल वहाँ 2/5, तो ये अगर ओरिजिन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G यानी कितना होगा 6, तो -0.4 इंटू 6। अब ऊपर आओ, प्लस यहाँ 2 है तो 3/5 यानी 0.6, तो 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कितना बचा -1.8, 10 से मल्टीप्लाई कर दी, किस में आ गया DQ। शायद समझ में आ गया। अगर सेम यही कंडीशन अगर हम रख दें टेट्राहेड्रल फील्ड में, इसको हम सेम यही कंडीशन, एक काम करते हैं उसको नहीं मिटाते हैं और इसको मिटा करके हम आपको टेट्राहेड्रल फील्ड में रख देते हैं। इन टेट्राहेड्रल फील्ड, चलो बोलोगे D7 है, D7 भी वही 2 पार्ट में बटेगा। अब सोचो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता था, नॉन एक्सियल आता था, लिगेंड नॉन एक्सियल के साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो नॉन एक्सियल 3 होता था, कौन कौन T2G, तो उसका रिपल्सन ज़्यादा हुआ तो ऊपर चला गया, और जिसका रिपल्सन कम हुआ, कम किसके साथ होगा Eg के साथ। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है 7, भरो 1 2 3 4, अभी भी 3 बचा हुआ है, तो 1 2 और 3। बड़ा अजीब लगता है बेटा, इसको भरना सीखो। तो D7 क्या हो गया मेरा, Eg में कितना हो गया 4 और T2G में हो गया 3, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Eg में 2 2 और T2G में 1 1 1, जैसे भी लिखना है इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन रहता है। अब अगर हमें डेल्टा T निकालना होगा, तो बोलो कैसे निकालेंगे, चलो सोचो मेरे साथ। डेल्टा T हम कैसे निकालेंगे, क्या कहे बेटा, ओरिजिन को 0 मान लो, जहाँ 2 ऑर्बिटल वहाँ 3/5 ऑफ डेल्टा T यानी 0.6, जहाँ 3 है वहाँ 2/5 डेल्टा T यानी 0.4। बोलो नीचे वाला क्या बोले थे माइनस, तो -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किस में होगा Eg में, प्लस ऊपर वाला प्लस में है तो 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में T2G में। बोलो -0.6 है, मतलब -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Eg में, तो Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस अब बोलो ऊपर वाला प्लस में जाएगा तो ये कितना है 0.4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो 0.4 इंटू 3, इसको हम बोले थे किस में लिख दो डेल्टा T में। चलो निकालो, -2.4 और +1.2 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -1.2 डेल्टा T, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो -12 DQ। तो बेटा वही यही D7 आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड में था तो आया था 18 DQ,
-18 DQ, और अगर ये टेट्राहेड्रल फील्ड में है तो -12 DQ। तो वो छोटा छोटा चीज़ है जो निकालना सीखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखो, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो और बनाइए क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनाइए। चलिए ये तो था स्ट्रॉन्ग का केस, एक हम वीक लिगेंड का केस लेते हैं, इसी को हम वीक में कर देते हैं। जैसे मान लो D7 ही कहा, इन हाई स्पिन कह दिया, तो हाई स्पिन में कैसा होगा, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। कहता है कि नहीं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, मान लिया ऑक्टाहेड्रल फील्ड। चलो अब यहाँ देखो D7 हमें पता है 2 सेट में बंटता, 2 सेट में बंटता। नीचे में कौन होगा, चूंकि ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो T2G, ऊपर में कौन होगा EG, चूंकि इसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा। लेकिन गौर से देखो, ये जो एनर्जी गैप होगा, ये जो एनर्जी गैप होगा इतना कम होगा, क्योंकि ये कैसा है, वीक लिगेंड है, इतना कम होगा कि वो मीन पेयरिंग एनर्जी से ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका वैल्यू क्या हो गया, कम। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू मीन पेयरिंग एनर्जी से क्या है, कम है। कहता है सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place according to हुन्स रूल। यहाँ पे किसके बेसिस पे होगा, हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता था कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो यहाँ पे एनर्जी इतना कम है कि इन सब का एनर्जी हम क्या मान लेंगे, सेम, यानी पहले एक एक करके सब में भरेगा तब पेयरिंग होगा। ये कौन सा रूल था, हुन्स रूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर का रूल है हुन्स रूल। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ पे T2G कितना हो गया, 5, और EG हो गया मेरा 2। ये समझ में आया, लेकिन ये कहाँ पे था, हाई स्पिन कब होगा, जब मेरा वीक लिगेंड होगा। बेटा वहाँ क्वेश्चन इतना आपको हौच पौच करके देगा, इसको बिल्कुल क्लियर करो। फिर से सुनो, वीक लिगेंड है, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इतना कम होगा कि यहाँ पे इसके बीच का गैप नेग्लिजिबल होगा, जितना एनर्जी T2G का उतना ही एनर्जी EG का। यानी कि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये सब एक साथ ही है, कोई स्प्लिटिंग नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे क्या था आपका dxy, dyz, dxz, dx²y², और ये था मेरा dz²। इसको हम क्या कहे थे, T2G, और इसको हम क्या कहते हैं, EG। ये एक साथ है, तो अब बोलो 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसा ही अरेंजमेंट है, ऐसे ही बिल्कुल अरेंजमेंट है। तो यही सिंपल जो हम आपको इलेक्ट्रॉन जैसे भरते थे वैसे ही होगा, कब, जब मेरा लिगेंड कैसा होगा, कमज़ोर होगा। क्लियर है। चलिए एक और हम लेते हैं, स्ट्रॉन्ग का केस लेते हैं, और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सोचेंगे और टेट्राहेड्रल फील्ड में सोचेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई भी, जैसे D6 का ही कंडीशन, तो D6 का सोचते हैं, एक बार टेट्राहेड्रल में और एक बार ऑक्टाहेड्रल में। देखो वीक लिगेंड में तो आसान है कि जैसे आप पहले पेयरिंग कराते थे वैसे पढ़ा दो। मेन कहाँ होता है दिक्कत, जहाँ उसमें एनर्जी गैप आता है, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होगा तब। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे D6 है, कहता है लो स्पिन है, लो स्पिन है यानी कहता है किस में, यहाँ पे होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को या स्ट्रॉन्ग लिगेंड को। मान लेते हैं पहले ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड ही का, तो बोलो D6 है, 2 पार्ट में बटेगा। बोलो जो एक्सियल होगा उसके साथ रिपल्सन ज़्यादा, यानी EG ऊपर, EG ऊपर, और T2G मेरा नीचे, जो नॉन एक्सियल है T2G है। D6 है 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ क्या हुआ, D6 में T2G 3 और EG 0, EG 0, ठीक है। चलो डेल्टा O निकालो,
डेल्टा ओ कैसे निकालोगे बोलना यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलो पहले इसको सोच लीजिए, सोचिए ढंग से, ये डेल्टा ओ है, नीचे में 3 है तो 2/5 यानी 0.4, ऊपर में 2 है तो 3/5 यानी 0.6, क्या हो गया, नीचे वाला माइनस तो माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, T2G में, तो 3 प्लस, अब ऊपर देखो 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, EG में, EG में एक भी नहीं है तो 0, इतना ही आ जाएगा मेरा कौन, डेल्टा ओ, ये तो 0 हो गया तो -1.2 डेल्टा टी डेल्टा ओ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो -12 डेल्टा ओ आ गया। इस तरह से बैठाना सीखो, ये पूछता है बेटा और ये पूछता है, निकालना सीखो, बार बार कर रहा हूँ, कोई भी बुक होगा, साइड बुक होगा, उसमें ढेर सारा निकाला गया होगा, एक बार सीख लो और 2-4 मेहनत करो, 2-4 अपने से मेहनत करो। चलो इसी में देखते हैं हम लोग इन टेट्राहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल फील्ड में अब कैसे होगा, तो यही D6 है। चलो सोचना हमने क्या सिखाया, 2 सेट में बटेगा। टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है बेटा बोलो, टेट्राहेड्रल फील्ड में लिगेंड जो अप्रोच करता है, लिगेंड जो अप्रोच करता है टुवार्ड्स दी मेटल, कैसे होता है, नॉन एक्सियल में, तो नॉन एक्सिस में आएगा तो नॉन एक्सियल वाले के साथ ज़्यादा रिपल्सन होगा, फिर से बोलो, एक्सियल वाले के साथ नहीं होगा, कैसा होगा, नॉन एक्सियल, ये बीच में आ रहा था, नॉन एक्सियल वाले के साथ रिपल्सन ज़्यादा, यानी यहाँ रिपल्सन फिर से बोलो ज़्यादा किसके साथ हुआ, जो नॉन एक्सिस में था, तो नॉन एक्सियल 3 है, कौन कौन सा, T2G, और एक्सियल वाला 2 है, कौन सा, EG, नहीं दिमाग में रहे तो ऐसे याद रखो, स्क्वायर वाला एक्सियल, तो स्क्वायर वाला कौन कौन था, EG, dx² y² और dz², यानी कि 2 मेरा एक्सियल है और 3 मेरा नॉन एक्सियल है, तो यहाँ नॉन एक्सियल ऊपर चला गया, ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी, ऊपर में 3 है तो 2/5 डेल्टा टी, यानी कि ये 0.4, नीचे में मेरा 2 है तो 3/5 डेल्टा टी, डेल्टा टी है, डेल्टा टी, तो ये हो गया 0.6। बोलो यहाँ पे D6 को हमें सजाना है, तो D6 को हमें सजाना है तो गौर से देखो, सबसे पहले यहाँ पेयरिंग होगा, तो 1 2 3 4, 2 बचा तो 2 यहाँ रख दो, क्या हो गया, EG में कितना इलेक्ट्रॉन 4 और T2J में कितना इलेक्ट्रॉन 2, या तो इसको ऐसे लिखो या EG में ऐसे 2 2 लिखा रहेगा और T2G में 1 1 0 ऐसे लिखा रहेगा, जैसे भी है वो अपना ध्यान दे के देख लोगे, ठीक है। चलो जैसे भी रहेगा, अब आप आराम से इसको लिख सकते हो, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करो, जस्ट एज ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहाँ का है, कम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये आपको लिखने आना चाहिए, ये आपको लिखने आना चाहिए। चलो यहाँ पे डेल्टा टी निकालो, कैसे सिखाए थे, नीचे वाला माइनस, तो बोलो माइनस कितना, -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, EG में कितना है, नीचे में EG है, कितना इलेक्ट्रॉन है 4, प्लस ऊपर वाला आओ तो 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, T2G में कितना है 2, ये टोटल कितना डेल्टा टी लिखाएगा तो -2.4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.8, ये हो गया मेरा डेल्टा टी, तो बोलो तो यहाँ पे 2.4 और 1.8 यानी कितना बचा, -1.6 डेल्टा टी, यानी ये हो जाएगा मेरा -16 DQ, ये समझ में आया बेटा। देखो इसी तरह से एक बार सोच के आप ढंग से बना जाओ, करना कुछ नहीं है, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला जो माइनस जाएगा यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला प्लस होगा इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। अब करना क्या है, आपके सिलेबस में जितना भी कोई भी साइड बुक होगा उसमें जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा 2-4 प्रैक्टिस कर जाओ, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतने ही से क्वेश्चन रहता है, हमने आपको मोर देन एनफ कवर अप कर दिया है। और 12th में जो इस बार जो एडिटिंग किया है, इस बार जो सिलेबस को कम किया है, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतना ही क्वेश्चन, मतलब इतना ही थ्योरी पार्ट को लिया है, तो हम आपको क्या करेंगे, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन डील करेंगे, कुछ एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन वहाँ पे जो सिलेबस को हटाया है उसको अभी हम हटा के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।